बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। प्रोग्राम माय वॉइस में आज मेरे मेहमान हैं जनाब अब्बास भट्ट साहब, जो कि चेयरमैन हैं कश्मीर नेशनल पार्टी। जनाब भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया, तो आप अपने हल्के फुल्के अंदाज में कुछ बातों का जो है ना हमें बताएं और हमें मुस्तफ़ीद करें अपने इल्म से। अच्छा, एक बात बताएं कि ये मैंने जो शर्ट लगाई हुई है ना आज, ये इंग्लैंड की फुटबॉल टीम की है। इस पर शायद नजर आ रहा है, यानी मैंने कोशिश की है छुपाने की। क्रॉस का साइन लगा हुआ है, कोई ये ना कोई कह दे कोई ईसाई हो गया तो डर भी लगता है। हालांकि ये फुटबॉल की शर्ट है। डॉक्टर जिन्होंने नाम लगाया उन्हें कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। अच्छा, चले, कोई अल्लाह रहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, ठीक है जी। अगर ये अल्लाह के फजल से ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, आज मैं चंद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से तो मैं प्रोग्राम नहीं कर सका, कोई सेहत नासाज थी। हमारे एक साथी हैं तनवीर साहब, जो कि ब्रिटिश सिटीजन हैं। उनको जंजाल से गिरफ्तार किया गया। इस पर मैंने एक प्रोग्राम किया भी है सजाद राजा साहब के साथ, और कुछ और लोगों ने भी प्रोग्राम किए हैं मुख्तलिफ अंदाज में। अपना अपना अंदाज होता है हर आदमी का। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह भी हैं। तो इसके बारे में लेटेस्ट क्या है, सिचुएशन है? सर लेटेस्ट जहाँ तक मुझे पता है तो किसी को भी पता नहीं है। कोई कहता है चकसवारी थाने में है, कोई कहता है डडियाल थाने में है, बल्कि मीरपुर तक भी अफवाह गई है। लेकिन अल्लाह जाने रियासत के अंदर भी है, ये रियासत से बाहर है कहीं वो बेचारा। इस वक्त तक कोई 100% गारंटी से कोई कह नहीं सकता कि किधर है वो। लेकिन हैं वो पुलिस की तावील में या किसी और की तावील में, लेकिन हैं महकमा ज़राअत की तो तावील में तो नहीं चलेगी। कुछ लोग तो इस पर भी शक का इज़हार कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी ये खबर गर्म थी कि वो जो चैंपियंस हैं वो वहां मौजूद थे। यानी खलाई मखलूक जो लोकल होते हैं उनको तो इल्म होता है थोड़ा बहुत। खलाई मखलूक वहां पर मौजूद थी। हाँ, वो चूंकि लोकल लोग जो होते हैं वो जानते होते हैं असल में इधर किसकी ड्यूटी है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे मैं कोटली का रहने वाला हूँ, लेकिन जब हम कोटली जाते हैं तो जब कोई मिलता है तो कहते हैं ये फलां है, ये फलां है, ये इसका तल्लुक फार्म डिपार्टमेंट से है। तो वो एक दूसरे से तल्लुक वास्ता तो रहता है इनका। अच्छा। तो वो डेफिनेटली उनमें से वहां उस दिन पर्टिकुलर उस दिन जिस दिन ये सारा अमल पेश हुआ और ये वो झंडे का झगड़ा चढ़ा, तो उसमें वो दूसरे डिपार्टमेंट वहाँ डेफिनेटली मौजूद थे। लेकिन जो सामने आए उस वक्त वो तो वहाँ की लोकल पुलिस ही थी। जो खलाई मखलूक है खुद तो नहीं कार्रवाई करती, वो हमेशा दूसरों को कहती है अभी इस आदमी को पकड़ना है या इसको क्या करना है। तो वो तो कार्रवाई करते हैं बिहाइंड द सीन्स जो होती है। तो हाँ नहीं, जाहिर है उनका बिहाइंड द सीन्स तो उनके ये ना हाथ नहीं तो उंगली किसी आ जगह होती है, किसी न किसी जगह पर। वैसे ही तो नहीं नंबर 1 कोई होता। नंबर 1 बनने के लिए भी काफी मामलात को देखना पड़ता है। नंबर 1 किस चीज में है जनाब? नंबर 1 जनाब वो कोई अपनी जो मामलात हैं उन्हें उलझाने में कह लें या सुलझाने में कह लें, अभी तो उलझाने में लगे हुए हैं मुझे नजर आ रहा है कि गैर जरूरी एक आदमी को, मतलब उसने क्या जुर्म क्या किया। नहीं, उस पर मैं असल बात तो डॉक्टर साहब ये है कि अगर आप जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं आईन पाकिस्तान की, आईन पाकिस्तान के तहत जम्मू कश्मीर का इलाका बिलखुसूस डडियाल और वो चौक जिसको शहीद मकबूल भट्ट का नाम दिया गया है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान आइन खुद इस बात की तस्लीम कर रहा है। वो हम नहीं कह रहे हैं कि अकेले हुकूमत पाकिस्तान का जिन्होंने आइन बनाया था 73 को, उसमें ये वाज़िया तौर पर लिखा है ये डिस्प्यूटेड इलाका है, इसके फ्यूचर का तयन अभी करना है। बल्कि रिसेंटली तो ये बात भी आई थी कि जब फ्यूचर का तयन होगा उसके बावजूद कश्मीरी कौम पर मुनसर है कि वो क्या फैसला करते हैं, आए वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या एक आजाद हुकूमतदार रियासत रहना चाहते हैं। अगर ये सारी चीजें जमा की जाएं तो ये चीज वाज़िया तौर पर है कि डडियाल का वो चौक जिसे मकबूल शहीद के नाम से नाम दिया गया है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो उस पर झंडा पाकिस्तान का झंडा लगाने की कौन सी तुक बनती है? कोई सेंस तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि क्यों वो झंडा वहां पे लगाया गया था। और फिर अगर लगाया गया था तो उसके बाद उसने तो सिंपल जी पहली भूख हड़ताल कर दी थी ना।
सिंपल कि भाई झंडा उतारो। फिर वहां के जो लोकल इंतजामिया थी वो बाकायदा तौर पर उसके आए, उसके साथ नेगोशिएशन किया, वो कहा कि 2 दिन के बाद ये झंडा उतार दिया जाएगा, तुम अपनी भूख हड़ताल खत्म करो। वो मस्कीन इसी चक्कर में उठ गया, उसने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। 2 दिन तक झंडा नहीं जा उतारा गया तो उसने दोबारा मुतालबा किया इस चीज का। फिर भी उन्होंने जब नहीं वो झंडा उतारा तो इसने बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, कम अज कम उसने झंडे के साथ किसी किस्म की कोई नाजेबा काम नहीं किया, कोई उसको फाड़ा नहीं, कोई उसकी बेहुरमती नहीं की। आराम से ऊपर गया, उसे लपेटा, नीचे उतारा, नीचे उतार कर उसको लपेटा, लपेट के उन्होंने अथॉरिटी को देने की कोशिश की। तो उसी तगोदो में उसका फिर जो अशर हुआ वो तो मेरे ख्याल में किसी मनचले ने वीडियो भी बना डाली। यानी उसके साथ कम इंसानों ज्यादा सलूक तो नहीं हुआ, गैर इंसानी सलूक किया गया। वो इंसान जो एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर भी है, ब्रेसर का बाशिंदा भी है, वो सारी दुनिया उसको जानती है, कोई नया आदमी नहीं है, कोई अननोन आदमी नहीं है जिस पर ये शक किया जाए कि ये हिंदुस्तान का एजेंट होगा, ये कलभूषण होगा। तो कलभूषण हुआ नहीं था, वो तनवीर अहमद है, डिडवाल का रहने वाला है, वो सारे लोग उसको जानते भी हैं। इसके बावजूद जो उसके साथ अशर किया, जिस तरह घसीटा गया डॉक्टर साहब, ये कम अज कम मेरी उम्र का आदमी या जो हमने काम किए वो अगर पेशेंट नजर देखा जाए तो इस तरह घसीटना किसी को कम अज कम ये जेब नहीं देता। अगर कोई बात थी तो उसमें बैठ कर नेगोशिएशन की जा सकती थी, गुफ्तो शनीद की जा सकती थी। अब घसीटना, मारना या गुस्से मारना, फिर जब उठा के उसको फेंका गया। देखिए भट्ट साहब, आप जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, आपने इसके मुवाजना कर रहे हैं, गुलभूषण तो नहीं था ना भाई, उसको तो इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो दामाद है, उसको तो हर तरीके से बड़े इज्जत से रखा जा रहा है, मुलाकातें कराई जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उसको तो फुल ट्रीटमेंट है, तो उसको तो 3 टाइम पर खाना मिलता है, ठीक है, और अच्छे तरीके का खाना मिलता है। इस बेचारे का तो ये भी नहीं पता खाना भी मिल रहा होगा या नहीं होगा, ये भी नहीं पता कि किस जगह लटकाया होगा उनको, तो दोनों का मुआवजा ही नहीं है ना जी। मुआवजा नहीं होता, बिल्कुल आप बेजा फरमा रहे हैं ना। वो इंडिया का जासूस था जिस पर इल्जाम है कि उसने पता नहीं यहाँ पर कितनी कत्ल गारत कराई है, क्या क्या तबाही कराई है, ठीक है, ये इल्जाम है। देखिए उसके पीछे एक हुकूमत है, उसके पीछे एक हुकूमत है, तो हुकूमत ने इनको मजबूर किया है कि वो सूरतें मुहैया करें। हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, इसको आज़ाद कहना आज़ाद लफ्ज़ की तौहीन है, ठीक है। इन एक आदमी, फिर यहाँ पर मसला ये भी आता है भाई, ये कहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, ओ डॉक्टर साहब आप आ जाए, कोई बात नहीं है, आप तो ब्रिटिश सिटीजन है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये तो यही उनका मकसद है कि आ जाओ बेटा, राम भली करेगा, ठीक है ना। तो टेस्ट के तौर पर एक चक्कर लगा है डॉक्टर साहब, हैं टेस्ट के तौर पर एक चक्कर लगा है, देखें क्या होता है। नहीं ये भी देखना, तनवीर अहमद मुझे जाने की जरूरत नहीं है, इंसान अक्ल से होती है, उसको आजमाता ना। तनवीर अहमद भी ब्रिटिश सिटीजन है, बंदूक उसने भी नहीं चलाई, ठीक है, वो भी पीसफुली अपने स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जितना तंग मैंने किया हुआ था इनको, या जितना मैंने बेनकाब किया, अभी तनवीर अहमद ने उतना नहीं किया था, ठीक है, मुझे पता नहीं, वो तो कोई लंबा जोड़ा है, वो उसका भी सहाफत से ताल्लुक है, लेकिन वो इतना जोड़ा लंबा जोड़ा उसने कभी कोई उसके मतलब सुना नहीं हमने, या उसने कोई लिखा नहीं इसके। अच्छा, अब मसला मैं जो बस मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये जो लोग कहते हैं कि अच्छा ये हम जो है ना हिंदुस्तान से आज़ादी लेंगे, पाकिस्तान से आज़ादी लेंगे, पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक साफी हमारा दोस्त है, साथी है, ब्रिटिश सिटीजन है, क्या किसी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी रब्ता किया है? या वहाँ का ब्रिटिश हाई कमीशन है, वहाँ पर किसी ने रब्ता किया? हमारी स्ट्रगल इतनी है कि फेसबुक पर एक बयान दे देते हैं और पाकिस्तान को कुछ लोग नाजेबा लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या यही स्ट्रगल रहेगी हमारी? सर इस वक्त ये बात दूसरी बात है, लेकिन मैं क्लियर एक बात तो बड़ी वाज़ेह है सर कि तनवीर अहमद के बैक में कोई भी नहीं है इस वक्त। ये जो बयानबाजी हो रही है फेसबुक पर बैठ के, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के तकरीरें भी की जा रही हैं, पाकिस्तान को थ्रेटें भी दी जा रही हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर दें, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, डडियाल में, कोटली में, मजाबाद में कुछ मुजाहरे हुए, लेकिन वो भी इसी तरह जिस तरह के पहले हम करते आए हैं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, तो बस चुप करके बैठ जाएंगे भाई, फिर पुरानी तनख्वाह पर ही काम करना है। अगर तो मसला तो वही आएगा इस वक्त इसके साथ, बेचारे के साथ। इसमें ठीक है, फिर मैं जानना बस मैं ये चाहता हूँ आपसे भाई, ये तो हमने पहले से काफ़ी अरसे से हमारी कंसिडर्ड पॉलिसी है कि हमारी स्ट्रगल जो है वो LOC के इस तरफ है, यानी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है जी। और जो उस तरफ के लोग हैं वो अपने हालात के मुताबिक स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने हमेशा उनकी स्ट्रगल को सपोर्ट किया है, मिलिटेंसी को नहीं,
लेकिन स्ट्रगल को सपोर्ट किया, ठीक है जी। लेकिन अब बात ये आती है कि हमें तो ये हक भी नहीं दिया जाता है कि हम अपने अंदाज में या अपने हालात के मुताबिक यहाँ पर पीसफुल स्ट्रगल भी करें। जैसे पीसफुल स्ट्रगल करते हैं, कहते हैं जी ये गद्दार होगी। अब मसला ये है कहने का, आरिफ शायद को मारा गया और सामने मारा गया, उसके सामने मारा गया। तो उसमें उस वक्त तो मैं भी कश्मीर नेशनल पार्टी में था, हमने लीड ली थी, हमने यहाँ पर भूख हड़ताल की, मुजाहिरों का इंतजाम किए, ठीक है। जो जिस पार्टी का वो सरबराह था, वो पार्टी का नाम ही बदल दिया गया, ठीक। उसके बाद अब इस बार आरिफ शायद की कोई आस्ता आस्ता कोई बरसी को नहीं मनाता, इसलिए कि वो इंडियन गोली से नहीं मरा था। जो इंडियन गोली से मरते हैं उनका दिन मनाया जाता है, उसको शहीद माना जाता है। इसके अलावा बाबा जान गिरफ्तार है, और कितने लोग गिरफ्तार है, आपके मुर्तजा के नदी के क्या नाम था, कोटली के जिनको मारा गया था, सामने मारा गया था। मतलब ये कहने का कि एक आदमी गिरफ्तार हो जाता है या हमारा आदमी मार दिया जाता है, 2 दिन शोर मचाते हैं, उसके बाद खामोशी हो जाती है। और दूसरा बट भी मारा गया था जी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो मुजाहिरे में क्या नाम था उसका, वो तो तपानी के तरफ जो मुजाहिरा हुआ था 2 साल पहले, सामने मारा गया था, लिबरेशन फ्रंट के जो थे। यस, ठीक है। तो मतलब यह है कि फिर इससे पहले देखिए ना, 11 फरवरी को तो हम लोग मनाते हैं कि 11 फरवरी को हमने करना है। 11 फरवरी को एक आदमी यानी मकबूल भट्ट साहब को वहां पर फांसी दी गई, ठीक। लेकिन 11 फरवरी को पाकिस्तान में भी कितने लोग मारे हुए हैं LOC की तरफ, उनके बारे में कुछ नहीं कहता। तो मैं क्या ना सवाल इस बैकग्राउंड में सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, क्या डायरेक्टली या अनइंटेंशनली या हमें मैनिपुलेट नहीं किया गया कि स्ट्रगल जो है सिर्फ एंटी इंडिया है या एंटी हिंदू है? सर अगर आप सारे इसको देखें ना, जो आजकल के हालात में थोड़ी चेंजेस इसमें डेफिनेटली आई है। वो हालात ऐसे नहीं जो आज से 4 या 5 साल या 10 साल पहले हुआ करते थे। उस वक्त तो एक इंडिया ही नजर आ रहा था सबको, भी इंडिया जुल्म कर रहा है, इंडिया ज्यादती कर रहा है। अब हकीकत ये है कि जब आप बंदूक उठाएंगे तो इंडिया क्या करेगा? यहाँ बंदूक नहीं उठाएगी तो आपने अशर देख लिया। एक तरफ वो पाकिस्तान का यकजहती किया जा रहा है कश्मीरियों के साथ, और दूसरी तरफ दूसरे अब्बासी साहब थे जो सदा चनार के एडिटर थे, जो उनका अशर हुआ वो भी आपने खुद देखा अपनी आंखों से। अब वो शरीफ आदमी पर इल्जाम है कि उसने कहा कि मैं बम फोड़ दूंगा आपके डिपार्टमेंट में, जहाँ वो अस्पताल लेने के लिए बेचारे गए थे। वो शरीफ आदमी उनके हाथ में पिस्तौल था। यार मैंने आगे भी किसी प्रोग्राम का, वो इंसान इतना शरीफ आदमी है कि वो गलेल तक नहीं, गलेल को जानते हैं क्या होती है, जिसमें पत्थर मार मारा जाता है, वो गलेल तक मेरे ख्याल में उन्होंने कभी हाथ में नहीं पकड़ी होगी। इंतहाई शरीफ, इंतहाई जिसको ना बहुत ही मुखलस किस्म का इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान, और एक बड़े सफरी जो रियासती अखबार है उसके एडिटर हैं, और उनके साथ जिसने बेगुरमती की गई और जिस तरह उनको वज़ीर अखबार किया गया, ये तो बात शर्म है हमारे लिए बात है। अब क्या हुआ जी, इस वक्त भी जो अब्बासी साहब का मसला हल कैसे किया गया कि अच्छा जी जो FIR इनके मतलब काटी गई उसको हम खत्म करा देते हैं। तो ये FIR, पहली बात FIR काटनी चाहिए तो उस ऑफिसर के लिए, उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने अब्बासी साहब के साथ ज्यादती की। ये सारा कुछ होने के बावजूद जी अच्छा FIR आप खत्म कर देते हैं, लिहाजा मसला गोलमोल हो गया। भाई जो ज्यादती की उसका क्या होगा? जो 14 अगस्त को जो अखबार, कश्मीरी अखबार को इश्तार दिए जाते थे, उनका क्या हुआ? 600 पाकिस्तानी अखबार को वो इश्तार दिए गए और वो रुपया उनको दिया गया, और जितने रियासती अखबार थे उनको एक सिंगल पेनी नहीं देगी इस दफा। ये कौन सी हमदर्दी है? ये बड़े भाई का कौन सा इलाज है हमारे लिए? अगर बड़े भाई ने हमें इसी तरह करना है तो हमारे अखबार है, हमारी आवाज को कहीं ना कहीं वो बेचारे जो मजबूर होकर हमारी आवाज को, हमारी खबर को लगाते हैं, उनको इस तरह तंग किया जा रहा है कि ताकि वो अखबार बंद कर दिए जाए। जाए ना, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इश्तार नहीं आएंगे तो अखबार तो नहीं चलाए जा सकते। वैसे भी इन दिनों अखबारों का वो रुझान खत्म होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जीने के लिए, अखबार को बेचने के लिए, वो कागज खरीदने के लिए, वो शेयर खरीदने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसों की जरूरत है। वो पैसे उन्हें जो है इसी मद में आते हैं कि वो गवर्नमेंट की तरफ से इश्तार दिए जाते हैं जब कोई आम मौके होते हैं, मतलब 14 अगस्त वगैरह वगैरह जो होते हैं, वो खुशी में हमें भी दे दिया करते थे। इस बार अब्बासी साहब की वजह से जितने रियासती अखबार थे सबको जो है ना वो ब्लैकआउट कर दिया गया। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में ये राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको खत्म किया जा रहा है ताकि लोग सच ना बोल सकें, सच पढ़ ना सकें, सच सुन ना सकें।
और इस तरीके से इन हरबों से ना तो राइट एक्सप्रेशन किसी का खत्म हो सकता है। जब तक आप जुल्म करते रहेंगे, जब जुल्म की इंतहा बढ़ती जाएगी, उसका जो है ना डिफेंस भी बढ़ता जाता है। ये अगर कोई सोच ले कि नहीं भाई, इतनी कुर्बानियां देने के बाद, इतने साल गुजारने के बाद, 30 साल गुजर गए, 32 साल गुजर गए इस स्ट्रगल को करते करते, और आज ये कहें कि भाई अखबारात की बंदिश कर दी जाएगी, इनको ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, इश्तहार नहीं दिए जाएंगे, तो कोई ये सोच ले कि भाई अखबार बंद हो जाएंगे, ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक चीज डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। मैं जानता हूं कि होस्ट आप है, मैं गेस्ट के तौर पर बैठा हूं, लेकिन इन दोनों में खुद कंफ्यूज हूं। यानी पिछले 1 साल से तकरीबन, वैसे तो अगर पीछे 30 साल पीछे चले जाएं तो तकरीबन नजर आती थी चीजें, लेकिन 1 साल से बिलखुसूस कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं, जिस तरह इमरान खान की तकरीर ही देख लें, उसके बाद उन्होंने हमारे साथ हज़ार यकजहती के लिए जुमे के जुमे आधे घंटे के लिए खड़ा होना था, फिर आधे घंटे के बजाय 1 मिनट के लिए, जो 1 मिनट की खामोशी होती है वैसे तो मुर्दों पर होती है, जो जिंदा कौम है तो उनके लिए खामोशी इख्तियार नहीं की जाती, उनके लिए हेल्प की जाती है। मोदी साहब का जो इकदाम किए कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने उन पर सिवाय ऐसे के 2-4 बयान दे के खामोशी इख्तियार कर लेना, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान आया है 5 अगस्त तक क्या थी कि हम अब 5 अगस्त 1919 तक जो रियासत की 370 35 है, अगर वहां वापस चले जाते हैं तो क्या मामला सारे हल हो गए? क्या आपको हमें नजर नहीं आ रहा है कि कम मैं फील जरूर कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये दोनों मुल्क आपस में मिले हुए हैं, और सिर्फ इस वक्त का इंतजार है कि कब इंतजार किया जाए कि ये भैया तुम्हारा, ये भैया हमारा, अब जानो आप जानो हम जानो। मुझे कम अज कम फील हो रहा है। आपको जाहिर है आपका ज्यादा नॉलेज है इस सिलसिले में, आप ज्यादा स्ट्रगल करते हैं इस सिलसिले में, आपका क्या ख्याल, कोई है इस किस्म की चीज नजर आ रही है कुछ? ये तो वही बात है ना, जैसे आपने अब्बासी साहब का कहा, एजाज अब्बासी साहब का, उनको मारा पीटा गया, असॉल्ट है, ये बेसिकली असॉल्ट का केस बनता है, ठीक है। सर मारने से पीटने से मैं बाखुदा शायद जख्म बढ़ जाते हैं 2 महीने में 6 महीने में, हफ्ते में, लेकिन जो इज्जत नफ्स मजरू हुई है अब्बासी साहब के, पढ़े लिखे इंसान की, एक अखबार के एडिटर की, वो इज्जत नफ्स जो मजरू है वो कैसे वापस आएगी? मैं भी यही कह रहा हूँ कि उनकी तस्लील की गई है, और मैं खुद ज़ाती तौर पर तुमको जानता हूँ, उनको बड़े नफीस इंसान हैं, तो उनको अब उनका हाल क्या पेश कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है जी हम FIR ख़त्म कर देते हैं, बाकी सारा मसला उसी तरह चलता रहेगा। तो इसी तरीके से जो महमूद शाह कुरैशी साहब ने बात कही है, बेसिकली उस पर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है जी। और जिस उस तनाजुर में उन्होंने कही है, तो ये यानी पहले ये कहते थे कि हमें आर्टिकल 370 मंजूर है, ना 35A मंजूर है, अब ये कहते हैं कि पुरानी तनख्वाह पर ही आ जाओ, ठीक है जी। और अब ये फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा और मुफ्ती वो उनको पसंद है आप, इसलिए कि उन्होंने एक लिहाज से एंटी इंडिया आवाज उठाई है, या वो भी एक महदूद हद तक और मखसूस अंदाज में उन्होंने कही है, ठीक है। लेकिन अब ये इनको अच्छे लगने लगे हैं। तो मतलब ये कहने का कि मैं एग्री करता हूँ, पाकिस्तान की तो पॉलिसी कभी भी रही नहीं है, कश्मीर को आज़ाद कराने की पॉलिसी तो पाकिस्तान की कभी रही नहीं है, तो ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान की भी नहीं है। हिंदुस्तान भी चाहता है यही है कि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर को कहते हैं कि ये हमारा है, अटूट आंग है, इससे आगे वो भी नहीं जाएंगे। हाँ, वो ये जरूर कहते थे कि स्काई इज द लिमिट, आओ हमारे साथ बैठकर बात करो। तो उस वक्त जो हमारे पुराने वक्तों की बातें हैं डॉक्टर साहब, पुराने वक्तों की बातें। तो अब तो यही मसला ये कहने का कि लेकिन जब ये आप इंडियन लोगों से बात करें, वो तो यही कहते हैं कि नहीं भाई, हमने गिलगित बल्तिस्तान को भी, और जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान POK कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, इसको भी हमने लेना है, ये हमारा अज़म है, ठीक है। दूसरी तरफ जब ये देखा जाता है कि पाकिस्तान वाले जो कुछ कर रहे हैं, तो आपकी उस बात में बड़ा वजन है कि यानी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग किसी न किसी लेवल पर है। और इमरान साहब के जो शिदाई हैं वो तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, कभी भी नहीं मानेंगे। इमरान खान जो मर्जी कर लें, तो बस हमें सिर्फ यह है कि इससे हमें देखना ये है, ये नहीं कि इंडिया क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमें ये देखना है कि हमारा रोल क्या बनता है। हमारी मुसीबत यह है कि आज भी हमारे कुछ लोग हैं, वो यही कहते हैं कि भी यहाँ पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहना, और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना। इसी तरीके से कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी इंडिया ने जो किया वो ठीक किया। तो इस तरह से हमारी जो अपनी जो सोच है वो बड़ी गलत है ना, आउट ऑफ प्लेस है, आउट ऑफ डेट है हमारी सोच।
हमें हालात का जायजा लेना है और सही तरीके से लेना है। और ये नहीं, ठीक है, हमें भी फ़ोन पर लोग गालियाँ भी देते हैं और कभी बड़े मशवरे भी करते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, इट लाइज़ विद द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। हमारी अपनी जो है ना डायरेक्शन सही नहीं है। हमें ये नहीं अभी पता कि हम स्ट्रगल किसके लिए कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं। तो अभी मिसल तनवीर साहब की मैंने मिसाल दी थी आपको। वो तनवीर साहब जैसे जब वो भूख हड़ताल कर रहे थे ना, तो मैंने उनसे राब्ता किया था। मैंने कहा भी अगर आप मर भी जाएंगे ना, जान चली जाएगी स्ट्रगल में आपकी, तो कोई पूछेगा नहीं। जब आप मर जाएंगे तो शायद 1-2 दिन या कुछ एक आध ज़्यादा कर देंगे, जलसा कर देंगे। तो ये कौम जो है ना हमारी, अभी हम शायद कौम बननी भी नहीं है, शायद हमारी अभी डायरेक्शन सही नहीं है। अभी तक हम पता नहीं कि कोई ख्याली दुनिया में रहते हैं। तो ये हम टॉपिक से जरा हट गए हैं थोड़ा सा। मैं सिर्फ ये आपसे ये एक इम्पोर्टेंट बात मेरे जहन में आ गई है। आपने अभी फरमाया कि हिंदुस्तान वाले या कुछ हिंदुस्तानी लोग ये अज़म का इज़हार कर रहे हैं कि जीबी और कश्मीर का इलाका उनका उसको वापस लेंगे। अगर आपको याद हो कि 1965 के बाद, जिसको पाकिस्तान कहते हैं कि हमने बिल्कुल जीत ली थी हर सूरत में, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ पोस्ट ऐसी थी जो कि हिंदुस्तान ने कब्जा जमा लिया था, पाकिस्तान से छीन ली थी उस वक्त। तो फिर जब मायदा ताशकंद हुआ, उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे शास्त्री साहब। वो जब इनके दरमियान मायदा ताशकंद हुआ तो वो पोस्टें, आम पोस्टें हिंदुस्तान ने वापस कर दी थी पाकिस्तान को। ये चीज क्या साबित करता है कि हिंदुस्तान भी कश्मीरियों की आजादी के लिए सिंसियर नहीं है, या जो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में उसको वापस लेने के लिए सिंसियर नहीं है। अगर सिंसियर होते तो वो इलाका बकौल उनके, मैं नहीं कहता उनका, हम तो कहते कश्मीरियों का वो इलाका है, लेकिन बकौल उनके वो सारा आजाद कश्मीर गिलगित-बल्तिस्तान अगर उनका है, तो वो जो इंपॉर्टेंट पोस्टें उन्होंने छीन ली थी वापस, वो उन्होंने पाकिस्तान को क्यों वापस की थी? इसमें मैं कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इसी टॉपिक पर था वो। वो आज स्पेशली आजी पीर का इलाका है जो कि, अच्छा, वो इलाका जो है बहुत इम्पोर्टेंट था, और इस वजह से भी इम्पोर्टेंट था कि वो लिंक करता था वादी कश्मीर को, आधे घंटे की ड्राइव थी वहाँ से सिर्फ। और जब उन्होंने वापस कर दिया तो उसके बाद इन लोगों का जो है ना, वहाँ पर जाने के लिए 5 घंटे लगते थे। पहली बात यह है कि 5 घंटे लगे हैं या आधा घंटा लगे या 2 घंटे लगे हैं, अगर वो इलाका हिंदुस्तानी दावा करते हैं कि हमारा है, तो फिर देने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। और लेकिन उनमें मेरे में एग्रीमेंट ये उसको तय थी कि जब पाकिस्तान ने हमला किया था, तो उससे पहले वाली पोजीशन दोनों मुल्कों को जाना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे उन्होंने मान लिया था। लेकिन एक बात ये भी है कि जब शिमला होता है तो फिर इंडिया ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा भी LOC का लफ्ज तब भी आया रहा, पहले तो सीज फायर था ना, सीज फायर लाइन थी। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, जिस यहाँ पर कंट्रोल है वो उसी जगह रहेगा। तो हिंदुस्तान ने अपने इलाके जो कब्जे किए थे उन्होंने वापस नहीं किए थे, ना ही पाकिस्तान ने वापस किए थे। और अभी जो पोजीशन जो है ना, उसके बाद बदल रही है। हिंदुस्तान ये कह रहा है कि हम सारी रियासतों को लेंगे, लेकिन ये तो कहने की हद तक बात है। फिर अगेन मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, मेरे पास सोर्सेज हैं इस चीज़ के, रेफरेंसेस हैं कि 1971 की वॉर में भी इंदिरा गांधी चाहती थी कि पूरे जम्मू कश्मीर को आज़ाद करा लिया जाए, यानी गिलगित बल्तिस्तान को भी, आज़ाद कश्मीर को भी। वो पुरअज़्म थी, लेकिन कर लिया जाए कि कब्जा कर लिया जाए। नहीं, वो तो कहते हैं, वो तो आज़ाद ही कहेंगे ना, वो कहेंगे कि मैंने पाकिस्तान से छुड़ाना इसको। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका, तो फिर ज़्यादा वो फिर तो आज़ाद ही होगा ना, कब्जा नहीं होगा ना। अच्छा, तो वो उस वक्त अमेरिका और रशिया ने मिलकर प्रेशर डाला था कि नो, इनफ इज इनफ, आपने ईस्ट पाकिस्तान ले लिया और यहाँ पर आप सीज़फायर कर लें, तो फिर उन्होंने सीज़फायर करा दिया था। तो अगेन दैट शोज कि इंडिया भी इतना सिंसियर नहीं था या मजबूर था उस वक्त वो भी। इस वक्त जो है चूंकि सूरत बदल गई है, अल्लाह रहम करे हम पर। तो मेरे ख्याल में हम थोड़े से टॉपिक से हट गए हैं, शायद लोग इसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कुछ वजाहतें हमने कर दी हैं। तो मैं आपसे ये पूछना ये चाहता था कि ये स्ट्रगल जो है, मैं अगेन सवाल पर आता हूँ, नजर ये आता है कि हमारी जो स्ट्रगल है, इसको मजहब की स्ट्रगल बना दिया गया है, और उसमें एंटी हिंदू या एंटी इंडिया जो है ना एस्पेक्ट बहुत ज्यादा नुमाया है। सर जी, अब नहीं बनी है, ये तो डे 1 से ही एंटी हिंदू या इसको रिलीजियस, दूसरे लफ्ज में सादे अल्फाज में ये कहते थे, इसको मजहबी जंग बना दिया गया था। कई मौजूद लोग, बड़े बड़े अबुल आला मौदूदी जैसे लोगों ने भी ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये जिहाद नहीं है। बिल्कुल, हम पता नहीं इसको जिहाद का नाम क्यों दे के
जिहाद के नाम पर मुसलमानों को ही मरवाया जा रहा है, इस वक्त भी मुसलमानों के साथ ही ज्यादती हो रही है। ये जिहाद नहीं है, ये एक कौम की आजादी का मसला है। पर साहब यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा दलील दी है भाई। मदूदी साहब की जो जमात है, जमात इस्लामी, उनके लोग इस मुजाहिदीन वगैरह उनको मानने वाले हैं, जबकि मदूदी साहब ने बहुत क्लियरली कहा था कि जो कश्मीर में जिहाद के नाम पर जो हो रहा है ये गलत है, ये जिहाद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने लफ्ज किया था फसाद है ये। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा दूसरे लोगों ने भी, बड़े आलम फाजल लोग हैं जो, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ हो रहा है ये इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जिहाद नहीं है। अब आप कंटिन्यू करें प्लीज। और यही डॉक्टर साहब सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ हुई कि इसको हमने जिहाद बना दिया, मजहबी जंग बना दिया, हिंदू को मारना अपना फर्ज ऐन समझ लिया, और इस वक्त तक हम बटे हुए हैं और 72 साल 73 साल गुजर गए हैं, हम इसी स्ट्रगल में भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि इसको जिहाद करके हमने आजाद कराना है। ना ये जिहाद है, ना इस तरीके से वतन आजाद होगा। और इसी वजह से कौम जो है, कश्मीरी कौम, वो भी तकसीम है इस वक्त। कुछ हिंदुस्तान के हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान के हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ हमारी तरफ वैसे ही लगे हुए हैं। मैंने तो सोच रहा हूँ कि हमने जिंदगी के बहुत से वक्त बिला मकसद एक जाया किया असल में। इससे ना कुछ हासिल वसूल हुआ किसी को, ना ही वतन के लिए, ना ही हम लोगों को कायल कर सके इस वक्त तक कि भाई ये स्ट्रगल जो है एक आजादी की स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को हमने हर सूरत में बचाना है। इस वक्त जो स्ट्रगल की जो है बरनाम से रह गई है अब। और बिलखुसूस जब से ये कोविड-19 आया है 19, उसमें और मसाइल बढ़ गए हैं। अब तो एक काम ज्यादा आसान होगा, जिस तरह हम बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस तरह दर्जनों के साथ चैनल बने हुए हैं, हर दूसरे बंदे ने चैनल बना लिए हैं, वहां पर गुफ्तगू शनीद होती है, गप्पें शप्पें हो जाती हैं, बस फिर आकर अपना फर्ज पूरा हो जाता है, जहन तौर पर सेटिस्फेक्शन हो जाती है, हमने जो काम करना था वो पूरा कर लिया। इस तरह कौमों की आजादी नहीं होती। कल में एक प्रोग्राम किया हमने अपने बयाना से, जो थे, क्या नाम है उनका, नईम खान साहब, नईम खान साहब, उन्हें बुलाऊंगा। तो उस प्रोग्राम में एक सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं वो उसमें मौजूद थे। उसने बल्कि मैंने बिल्कुल दो बार उनसे पूछा, भाई ये जो आपकी जुबान है, कोई अंग्रेजी की वजह से मसला तो नहीं है, क्या आप रियली यही बात करना चाहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी ये टीवी पर बैठकर तकरीरें करने से, बातें करने से आजादी नहीं मिलती। आजादी के लिए आपको लड़ना होगा, आपको बंदूक उठाना होगी। मैंने कहा आर यू रियली मीन दैट वी हैव टू? ही सेड यस डेफिनेटली वी हैव टू, ऑल्दो वी डोंट बिलीव इट। हमने भी उसको मना किया, भाई कम अज कम आप टेररिज्म के नाम पर तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। ऑलरेडी बहुत सी बदनामी हो चुकी है कि भाई ये टेररिस्ट हैं, हम टेररिज्म नहीं कर सकते। उनका फिर टेररिज्म ये नहीं करना है, फिर यहीं बैठो, इस फिर स्ट्रगल की बात छोड़ो, आजादी की बात को भूल जाओ आप। ये एक मसला बना हुआ है इस वक्त। अच्छा, कौन डॉक्टर सब कंफ्यूज है। असमें देखिए, बात आपने कहा ना कि कौन कंफ्यूज है, लोग कंफ्यूज हैं। देखिए आप, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हमारी स्ट्रगल है वो बेकार गई है। उसमें देखिए एक वक्त ये था कि हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि करारदादें क्या कहती हैं। किसी के पास यूनाइटेड नेशन की करारदादें जो कश्मीर के मतलब हैं, किसी के पास कापी भी नहीं हुआ करती थी। मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, जब हम स्ट्रगल में शामिल हुए ना, स्पेशली जब मैं सेक्रेटरी जनरल बना था, किसी के पास नहीं थी यहाँ पर। अच्छा, मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि उसके बाद एक प्रोसेस देखा हमने, लोगों को बहुत आज तक हमने कायल किया है। कम से कम अब ये है कि मान कश्मीरी लोगों मेजॉरिटी जो है ना, अगर आज भी कराया जाए, प्लेबिसिट जिसको कहते हैं, वो खुद मुख्तारी के हक में जाएगी। एक वक्त होगा। फिर अगर प्रॉब्लम हमारे लिए यही आता है कि जिसको हम कहते हैं ना बड़ा भाई, हमारे लिए बहुत से जो मसाइल हैं हमारी स्ट्रगल के लिए और हमारे लिए, वो बड़े भाई ने पैदा की हुई। हमारी स्ट्रगल को कंफ्यूज करने का उन्होंने ठेका लिया हुआ है। उनके हजारों लोग हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं कि लोगों को सीधे रास्ते पर नहीं चलने देना, और जिसकी वजह से कन्फ्यूजन है। और लेकिन कन्फ्यूजन जो बात है वो आप छट रहे हैं। मेजॉरिटी ये लोग आप समझना शुरू हो गए हैं कि अकाई क्या है और पाकिस्तान जो है ना किस तरीके से हमें मैनिपुलेट कर रहा है। और उनका मकसद ये भी है कि जैसे आपको कई बार कहते हैं कि उनका मकसद कश्मीर को आज़ाद कराना नहीं है, उनको मसला कश्मीर की ज़रूरत है। ये जम्मू कश्मीर की ज़रूरत नहीं है, कश्मीर के रिसोर्सेज की ज़रूरत है और मसला कश्मीर की ज़रूरत है। क्योंकि ये ना कितने लोगों के, हज़ारों लोगों के किचन जो है इसके साथ वाबस्ता है। ठीक है, अगर आर्मी ना, अगर मतलब मसला कश्मीर ना हो तो शायद नंबर 1 इतनी आर्मी की ज़रूरत भी ना हो। ठीक है, बहुत से पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो भी उनके कंट्रोल में इसलिए हैं, कहते हैं जो हमारा दुश्मन बैठा हुआ है और हमारी जंग जो है कश्मीर के लिए है। तो ये टॉपिक छाट देंगे, लेकिन बहुत सी वजूहत हैं। तो हमारे मसाइल जो है ना, वो बहुत से जो पोलिटिकल मसाइल है, जो मसले को उलझाने का मसला है, वो आपके बड़े भाई ने किया है।
और बल्कि आप ही का लफ्ज है, मुझे उस पर पूरी किताब लिखनी पड़ी। आप ही के लफ्ज थे कि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज वी हैव अ बिग ब्रदर, और मेरी किताब का नाम भी ये है। ठीक है यार, बड़े भाई की बातें तो माननी पड़ती हैं। बड़ा भाई जो अदब का जो तकाजा होता है, एक तरफ से एक बार है कि आपने भी दर्जनों बार, बल्कि बहुत इससे भी ज्यादा बार आपने ये यूनाइटेड नेशन की करारदादों को एक्सप्लेन किया। हम भी जहां होते हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। आज भी आप ये देखें कि किसी से पूछें, मेजॉरिटी जो कश्मीरी इस वक्त भी उनसे तो पूछे ना, करारदाद का पहला स्टेप क्या है, पहली चीज कौन सी है? नहीं, कोई चीज लिखने के लिए सबसे पहले एक कलम की जरूरत है। कलम हाथ में पकड़ा तभी लिखा जा सकता है। आज भी लोग यही कहेंगे, नहीं जी ये बात नहीं है, दोनों को निकलना होगा। भाई दोनों को निकलना होगा तो यूनाइटेड नेशन के जो जाके आपने एग्रीमेंट किया था, क्यों मानी थी बात उस वक्त? उस वक्त कहा जा सकता है भाई हम ये बात नहीं मानते। अगर फैसला हुआ आपने माना तो पहला स्टेप उठाएं। इसमें मुजरिम कौन है फिर? जाति किसकी तरफ से है? उसकी तरफ से जो करारदादों पर अमल नहीं होने दे रहा। अमल पहला होगा पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद अगर हिंदुस्तान दूसरा स्टेप नहीं उठाता, फिर हम हिंदुस्तान को कहेंगे कि भाई तुम ज्यादती कर रहे हो, तुम्हारी तरफ से गलती हो रही है, तुम जुल्म कर रहे हो हमारे साथ। लेकिन इस वक्त जो गलती हुई है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। पाकिस्तान ने ही पहला स्टेप उठाना है। लेकिन आप अपनी कौम से जाके पूछें, आज भी लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि भाई यही एक स्टेप है। हालांकि मेरे ख्याल दर्जनों बार आपने लोगों ने पढ़ी हैं ये करारदादें, कापियां भी तकसीम की हैं, भाई ये देखो करारदाद की कापियां क्या कह रही हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं मानना है उन्होंने नहीं मानना है। बदकिस्मती है इस पूरी कौम की। उसमें देखिए ना, फिर बात ये आ जाती है ना कि फिर राइट ऑफ एक्सप्रेशन पर बात आ जाती है ना। अगर आज़ाद कश्मीर के जो अखबारात हैं, मीडिया अगर आज़ाद होता तो वो आज़ादी से बता सकता है क्या है। क्योंकि हमारे पास मुसीबत ये है कि अपना आज़ाद मीडिया नहीं है, और ये जो कंट्रोल है वो सारे का सारा पाकिस्तान के पास है। वसाइल उनके पास हैं, वो जिसको चाहते हैं नवाजते हैं, जिसको नहीं चाहते उसको गला दबा देते हैं। जी हाँ। तो इसलिए इस तरह से हम जो बयान करते रहते हैं, कुछ लोगों को समझ आई है। फिर जो है ना कि बदनसीबी ये भी है कि जो मौजूदा सूरत है ना, जो गुलामी जिसको हम कहते हैं, उसको जायज करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए लोग दलाइल देते हैं। ठीक है ना? पर ऐसी कौम का क्या फिर कर सकते हैं हम लोग? हाँ, ये मैं अपनी गुलामी को जस्टिफाई करने के लिए दलाइल दिए जाते हैं। अच्छा, फिर मसला फिर आ जाता है कि देखिए, आज थोड़ा सा टॉपिक को बदलते हैं। यहाँ पर मसला ये आ जाता है, ये फिर मुसीबत ये बना देते हैं। अच्छा, कहते हैं वो जी देखिए जी पाकिस्तान बेचारा क्या करे, उसके अपने मसाइल हैं। जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो मैंने यानी अब्बास भट्ट ने या शबीर चौधरी ने पैदा नहीं किए, वो आपकी हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से हुए। और उन हुक्मरानों के मशीर हम लोग नहीं थे। मार्शल लॉ हमने नहीं कहा था लगाओ, हमने नहीं कहा था कि वज़ीर आज़म को गोली मारो लियाकत अली को वहां पर, हमने नहीं कहा था। हमने नहीं कहा था कि ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी को फांसी दो। हमने नहीं कहा था कि नवाज शरीफ को उतार कर भेज दो जद्दा में। हमने नहीं कहा था कि उसके पास केस बनाकर ये कर दो या वो कर दो। दूसरे उसमें हमने नहीं कहा था कि आप मशरक़ी पाकिस्तान में ऑपरेशन करें। जो भी खामियां की हैं वो आपके हुक्मरानों ने की हैं, जो मसाइल आप हैं आपके, वो आपने खुद पैदा किए हुए हैं। और हमें मुसीबत ये होती है कि मसाइल आप खुद पैदा करते हैं और डंडा हमारे सर में मारा जाता है। तो ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता अब्बास भट्ट साहब, और सुनने वाले भी सुन लें। ये नहीं, खता देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और देखिए जो मसाइल करने वाले हैं ना, अगर वो मसाइल को हल नहीं करेंगे, नाइंसाफी करेंगे, तो नाइंसाफी की हुकूमत जो है, जुल्म की हुकूमत है, ज्यादा नहीं चल सकती, नहीं चलती। बिल्कुल बजा। इसमें क्लियर बात ये थी। फिर अभी भी धोखा दे रहे हमें, कहते हैं ये यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक हल होगा। शिमला कुछ और कह रहा है, शिमला मैंने नहीं किया था या आपने नहीं किया था, ठीक है ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने किया था। तो मतलब ये बड़े दबंग किस्म के प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो दबंग किस्म के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किया था मायदा, हमने तो नहीं किया था जाके वहां पे। तो फिर हमारी रिप्रेजेंटेशन कभी वहां शिमला मायदा तो दूर की बात है, हमारी रिप्रेजेंटेशन किसी भी मायदे में मौजूद है नहीं है। कोई एक सिंगल मायदा मुझे बता दें जिसपे कश्मीरियों की मर्जी और मंशा शामिल हो उसमें। यहाँ से व्हाट्सएप में बात को थोड़ा सा टॉपिक को मैं बदलना चाहता हूँ भाई। ये बात ये होती है जो सच्ची बात करेगा उसको कहते हैं ये इंडिया का एजेंट है। अभी जो लेटेस्ट इंडिया का एजेंट बना है उसका नाम है अहमद नूरानी। ठीक है जी, इस आदमी ने एक खलाई मखलूक के आदमी को, या एक जनरल साहब के बारे में उसने कुछ हक़ाइक़ पेश किए हैं। भाई तो इससे मुझे याद आई भी, आप पिज़्ज़ा खाते हैं बड़े शौक से,
तो आपने कभी पापा पिज्जा खाया? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ याद नहीं है। कुछ स्पेशल पिज्जा है ये? यानी बड़ा आजकल तो बड़ा मशहूर है, ये डिस्कशन में आ रहा हर जगह पर। ये मैंने आपको वीडियो भी भेजा था। क्या है इसके पापे का पिज्जा क्या? ये अमेरिकन पिज्जा है। तो सुना कि पाकिस्तान के कुछ जर्नैलों को बहुत उनका पसंदीदा है और इसको प्रमोट भी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आपको तो खाना चाहिए ना, ट्राई करें कि उसका क्या है। मैं जर्नैल हूँ जो मैं खाऊं? नहीं नहीं नहीं, आप कहते हैं जर्नैलों का पसंदीदा, मैं एक मस्कीन सा गरीब आदमी हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब इस पर भी बात करते हैं। वो आप फरमा रहे थे ना अभी तक कि भाई हिंदुस्तानी एजेंट की बात करें तो सबसे पहले जो हिंदुस्तानी एजेंट जो बने वो मोहतरमा फातिमा जनाबी थी, वो भी तो हिंदुस्तानी एजेंट थी ना? नहीं, उनको इल्जाम लगाया गया था उन पर। मतलब भाई जिन्होंने बनाया उन्होंने बना दिया है ना। यकीन कीजिए अगर कायदे आजम मोहतरम कुछ साल और जिंदा रहते उन पर भी यही इल्जाम होता। ये खुशकिस्मती थी उनकी, कोई पाकिस्तान बनाने के बहुत जल्द वो अल्लाह को प्यारे हो गए या प्यारे कर दिए गए, क्योंकि पीछे भी कुछ लोग कहते हैं। बिल्कुल, ये भी वजह है। अगर उनको अगले जहान ना भेज दिया जाता तो उन पर भी यही इल्जाम लगता। ये तारीख अभी सारी तारीख सामने आ रही है ना। अच्छा, अहमद नूरानी साहब का कसूर यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक जर्नैल जो हैं इस वक्त भी बड़े लेफ्टिनेंट जनरल थे, मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे, और उसके बाद इस वक्त भी बड़े अहम ओहदे पर हैं, मौजूद हैं रिटायर होने के बाद भी। तो उनके बारे में उन्होंने पूरा सिलसिला बताया कि क्या क्या उन्होंने किया, उनके कारनामे बयान किए, और उस ज़माने में वो जो पिज़्ज़े वाला मसला भी आ गया। तो अब अहमद नूरानी साहब जो हैं वो कहते हैं कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये इंडिया का एजेंट है। सिर्फ ये कि उसने सवाल किए हैं कि आपकी इतनी फैक्ट्रियां हैं या इतने आपके रेस्टोरेंट हैं, तो ये कहाँ से आ गए? आपकी 95 कंपनीज हैं, वो कहाँ से आ गई हैं? तो 165 रेस्टोरेंट तो 100 प्लस है ना सर जी, रेस्टोरेंट तो 156 मुझे फिक्र नहीं आ रही। वो 150 के लगभग हैं। कंपनियां भी इंशाल्लाह 5 और खोल कर वो सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, तो मतलब ये कहने का कि ये तो पहली बात है, मैं ट्राई आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप एक बार पिज़्ज़ा ट्राई करें कि उसमें कोई खास बात होगी। मेरे घर से भी ज़्यादा दूर नहीं है, मैं हालांकि मैं पिज़्ज़ा खाता नहीं हूँ इसलिए कि सेहत ठीक नहीं रहती, लेकिन ट्राई तो करूंगा थोड़ा सा ना भाई। हाँ नहीं, पिज़्ज़े के साथ दूसरे लवाजमात भी हैं ना, अगर वो भी साथ हो जाएं तो फिर पिज़्ज़े का मजा अपना होता है। अरे दूसरे लवाजमात आप पता नहीं क्या कहते हैं, मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा चलो, इसको छोड़कर अगर आप नहीं, चलो पिज़्ज़े पर बात नहीं करना चाहते हैं, ये जो इसको कराची में बारिशें बहुत हुई हैं और बहुत तबाही हुई है, हमारे ये हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं जो सफ़र कर रहे हैं, और कितने लोग जो हैं जान से भी गए हैं। कितने दिनों से लोगों के घर बिजली नहीं है, पानी इतना है कि वो सोने की जगह नहीं है। ये ना ड्राइंग रूम में भी पानी है, सब जगह खराब हो चुकी हैं। तो इसमें आपके नज़दीक कौन कसूरवार है? क्या इंतजामिया कसूरवार है या कुछ और मसाइल हैं या अवाम का भी कसूर है? सर इसमें 2 मसले हैं बेसिकली। पहला मसला तो यह है कि सिर्फ कराची में नहीं हुआ। ये सैलाब की तबाहकारियां सिर्फ कराची में नहीं हुई, लाहौर में भी हुई, आजाद कश्मीर में भी हुई, हमारी कोटली में खासी हैवी। सिर्फ कराची को ही सामने क्यों ला कर रखा जा रहा है? क्या वजह है? वो अल्लाह जाने। हो सकता है कि भाई वो जो कराची की हुकूमत है वो उन्हें पसंद ना हो, या हो सकता है कराची को भी ये भी अफवाहें आ रही है कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाएगा, उसको अलहदा कर दिया जाए, तो सुबह सिंध से उसको अलहदा कर दिया जाए। कोई वारदात करने का इरादा इनका? बहुत सी अफवाहें आ रही हैं लेकिन कुछ अभी कड़ियां 100% जुड़ी नहीं है। एक तो ये है, और दूसरा मेरे ख्याल में इसके लिए कम अज कम मैं जाती तौर पर पाकिस्तान के जर्नैलों को मुर्दे इल्जाम तो नहीं ठहराऊंगा। कराची के हालात का डायरेक्ट जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं। यानी अर्सा दराज से उनकी ही हुकूमत है। वफाक में हुए तब भी, वफाक में अगर उनकी हुकूमत ना हुई तो डायरेक्ट अपने सूबे में उनकी हुकूमत थी। अरबों रुपए उन्होंने खर्चे, लेकिन किस पे? अपनी जात पे खर्चे गए। अरबों करोड़ों अरबों रुपए का बजट है, लेकिन उसका सीवरेज का निजाम वो नहीं कर रहे हैं। हाल पिछले दिनों को 2-4 हफ्ते पहले तो वो पाकिस्तान आर्मी वालों ने उनके सीवरेज वगैरह को कुछ क्लीनिंग वगैरह की। अब इसी से अंदाजा कर, एक तो हमारे लोगों की भी बदकिस्मती है कि जो लोग हैं, एक तो उनको करोड़ों रुपए की आप कोठी बार बना लेंगे,
लेकिन जो गंदगी होगी, जो शॉपर होंगे, जो बैग होंगे, वो दीवार से उठा के हम गली में फेंकेंगे। वो जब उड़ के जाते हैं सीवरेज के नालों में तो नाले बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के जो बैग्स हैं ये तो साल तक गलते नहीं है असल में उसमें, तो वो ब्लॉकेज हो जाती है। और दूसरी तरफ ये है कि उसका जो एक सिस्टम है, बहुत बड़ी सिटी है, कोई छोटी बात नहीं है कराची की, बहुत बड़ी सिटी है, और उसके जो सफाई का इंतजाम है, जो सीवरेज का इंतजाम है, वो बहुत ही नाकस है। तीसरी बात तजावजात की है, यानी नालों के ऊपर लोगों ने अपने अपने जिसकी हुकूमत आती है, जिसके हाथ में ताकत आती है या अख्तियारात आते हैं, वो तजावजात कर करके वो नाले तक उन्होंने बंद कर दिए हुए हैं। तो इसमें किसका कसूर है? कसूर तो उसी का होगा ना जो हुकूमत चलाते हैं, जो बल्दिया है उनकी अपनी लोकल, उन्हीं का कसूर है ना, उन्होंने देखभाल क्यों नहीं की इस चीज की। अब दूसरों को इल्जाम तो लगाया नहीं जा सकता इस सिलसिले में। डायरेक्ट वो पार्टियां, सियासी हो या गैर सियासी पार्टियां, जो कराची की सफाई की, कराची के सीवरेज की जिम्मेदारी है, जिनके पास जो सीवरेज का बजट खाते हैं खुद, हेलो, डे 1 से लेकर इस वक्त तक उसको क्लियर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है, सिवाय इससे कि एक दूसरे पर इल्जाम और तराशी की जा रही है। अब ये पीटीआई की हुकूमत है, ये तो वफाक में है, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो बजट आप कराची वालों को दे रहे हैं, जो हिस्सा उनको बजट का मिलता है, उसको देखा भी जा रहा है कि नहीं, लेकिन वहां भी लड़ाई झगड़ा आपस में एक दूसरे की मुखालफत में सिलसिले चल रहे हैं। ना कराची का किसी को कहा, कराची जो है पाकिस्तान का, इसको कहते हैं ना कि माशी हब है, असल में माशी कैपिटल है। कराची की तबाहाल करने से पाकिस्तान तबाह हो सकता है, पाकिस्तान कमजोर हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से किसी को इस तरह का ख्याल ही नहीं है। वो किसी ने खूब कहा था कि कराची को संभाला नहीं जा रहा है, और जम्मू कश्मीर लेने का ख्वाब देखते हैं बैठ के। जो आपके पास आया उसको तो संभालो पहले, उसको तो इंसानों के रहने के लिए उसको कम से बनाओ, फिर जम्मू कश्मीर के ख्वाब देखना कि हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर छीन के तुम पाकिस्तान कैसा बनाओगे। आपने ये कहा ना कि मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब आया है, ये पहले तो ये होता था ना कि अगर पंजाब में सैलाब आए तो कहा जाता था कि वो जी हिंदुस्तान ने पानी छोड़ दिया और उन्होंने जारियत कर दी है, पानी की आबी जारियत कहते थे, कर दिया, जिसकी वजह से सैलाब आया। कम से कम कराची के सिलसिले में इंडिया का तो रोल नहीं है ना? नहीं ज़ाहिर है, कोई ऐसा दरिया तो है नहीं है जो कराची को फ्लड करेगा अगर उधर से वो छोड़ देंगे तो। अच्छा, साथ ये है कि मतलब कराची में जो बहरिया टाउन है, मेरी जो इतलात है, कल किसी से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि वहां पर भी कमर कमर तक पानी है, ठीक है ना, तो लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। क्या इसलिए कि रियाज मलिक साहब जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं? रियाज साहब मलिक साहब सिर्फ पावरफुल ही नहीं है जनाब, उनके तलकात बड़ी बड़ी दूर तक मौजूद हैं, और उनके हिस्सेदार भी बहुत पावरफुल लोग हैं। ऐसे में वो हिस्सेदार हैं, एक तो ना तलकात अपनी जगह, एक हिस्सेदारी भी होती है, हिस्सेदारी में भी इनके बड़े पावरफुल लोग हैं। तो लिहाजा रियाज मलिक साहब को कौन छेड़ेगा, बारिया की बात कौन करेगा। इस मुल्क का बारिश नहीं होती तो भी हमें रवास पर पड़ जाता है, और बारिश होती है तो उससे ज्यादा अजाब बन जाता है। अच्छा, आपने कोटली का जिक्र किया, पाकिस्तानी कौम की आजाद कश्मीर जो है उसमें भी सैलाब की कोई तबाहकारियां हुई हैं? सर बहुत कोटली में तो खासी तबाहकारियां हुई हैं, मैं काफी सारे वो वीडियोस देखी हैं, लोगों के घरों में तक पानी दाखिल हो गया है, क्योंकि वहां भी सीवरेज का सिस्टम यही है। कोटली शहर जो है वो पिछले 10-15-20 साल में बहुत बड़ा हो गया है, डबल हो गया अपने उस साथ, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो कोटली की बल्दिया है उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया। वैसे भी जो इसको कोटली को जो है ना पहाड़ी में कहते हैं बेखसमा शहर है, जिसमें खसम ही कोई नहीं। अच्छा, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मलिक नवाज जो हमारे एमएलए हैं वहां के, अच्छा, जैसे पिछले 30 साल से एमएलए वही आ रहे हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, लेकिन पिछले 30 साल से अगर उनके गांव में जाओ ना जहां वो रहते हैं, तो वहां से गुजरते हुए इंसान को एहसास होता है यार कुछ कोटली शहर का क्या है। यानी एमएलए साहब की हालत यह कि यहाँ से गुजरा नहीं जा रहा है, उनके अपने गली से गुजरा नहीं जा रहा। तो ये हालत कश्मीर के सिर्फ कोटली की नहीं है, मजाबाद की हालत जाके आप देख लें, उसको इससे भी बुरा हाल है। मीरपुर की हालत देख लें, बिम्बर के मतलब की खबरें थी, वहां भी कोई फ्लड काफी सारा नालों में आया हुआ, लेकिन इसका कोई इंतजाम नहीं है, कोई सोच है ही नहीं। इस जिंदगी हम इस तरह गुजार रहे हैं कि कल हमने यहाँ से कहीं कूच करके जाना है, बिस्तर बांध के रखा हुआ है, कल हमने यार कहाँ रहना है, यहाँ पे ना बिम्बर रहना है, ना कोटली रहना है, कहीं और चले जाना है हमने,
इस आसरे पर जिंदगी गुजारी जा रही है। ये इंतजामात इस आसरे पर ये इंतजामात उस मुल्क के किए जा रहे हैं, इसमें क्या किया जा सकता है? जो कोटली दरिया पूंछ है, जो कोटली से गुजर कर जाता है, तो वो उसमें तो नहीं तुगनियां नहीं आई, दरिया पूंछ में तुगनियां नहीं आई है, लेकिन सर जब ज्यादा बारिशें होती है वो तुगनियां नहीं तो आती है ना। ये वैसे हमने पता नहीं कहां से लोगों ने बना के हिंदुस्तान ने भाई छोड़ दिया, वो हिंदुस्तान दरिया को कैसे काबू करेगा? अगर बारिशें ऊपर होंगी तो बारिशें आएंगी उसी दरिया में आएंगी ना उसके ऊपर कोई डैम बना हुआ है कि डैम का उसने नलका खोल दिया और पानी जाना शुरू तो वो नलके की बात नहीं, दरिया है। और दुनिया जान के सारे नाले जब उस दरिया में आते हैं और जब उन नालों पर तेज बारिशें होती है तो ऑटोमेटिकली आते हैं। इंतजाम तो वहां किए जाते हैं जिन रास्तों से वो दरिया गुजरता है। ये किसका काम है? हम साहिब वालों का, अफगानिस्तान वालों को हम कहेंगे भाई दरिया को रोको? इसमें तो मजाक बनाया है हमले को ने। कुछ मजाक करते हैं, बिलावल साहब का कहते हैं जब बारिश होती है तो पानी आता तो जब बारिश होती तो यानी तो आएगी ना। तो आपने भिम्बर का जिक्र किया, तो वहां पर भी पहाड़ों से पानी आता है, बहुत तेजी से आता है, वो पानी का बहाव बहुत तेज होता है, और नतीजे के तौर पर भिम्बर से जब गुजरता है ना तो आगे मैदानी इलाका आ जाता है, तो काफी तबाही बर्बादी होती है भिम्बर के अंदर भी, और भिम्बर के बाहर जो पंजाब आगे आ जाता है ना तो काफी तबाही होती है। बहरहाल जी अल्लाह पाक रहम करे। वो जो लोग, उसके अलावा भी डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे चाचा मोहतरम उनके इसाक भट्ट साहब, वो साहब फोत भी हो गए हैं। मैं उनके साथ बैठा था तो वैसे हमने तालाबों की बात करना शुरू की, तो वो चूंकि कोहली के जिंदगी उन्होंने वहां गुजारी थी पहली, तो वो तालाब गिनने शुरू हुआ हमने, तो उन्होंने कहा कि जी आजाद होने से पहले, यानी गदर का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, कि गदर से पहले कोहली में 14 तालाब थे। अच्छा, 14 तालाब थे, और इस वक्त कोहली में एक तालाब भी नहीं है। तो क्या हो लोगों ने कब्जा कर लिया है। अच्छा। ये जो माफिया है, लैंड माफिया, उन्होंने कब्जे कर लिए हैं बना। अब प्रॉब्लम ये होता है जब तेज बारिश होती है, आगे अगर तालाब हो तो पानी उस तालाब में जाता है। उसके दो फायदे होते हैं, एक पानी का ज़िया नहीं होता, पानी वहां जब जमा होता है तो जमीन उस पानी को चूसती है, और फिर जो नाले हैं यानी चश्मे वगैरह हैं वो चलते हैं। मंडी का नाला हमारा एक मशहूर नाला था जिसमें काफी हैवी किस्म का पानी आता था उसमें, अब वो भी खुश्क हो चुका है। उसकी सिर्फ वजह से उसकी इर्द गिर्द जितने तालाब थे वो लोगों ने खत्म कर दिए। अब पानी आता है, पानी स्पीड से बह कर चला जाता है, जमीन को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि जमीन उस पानी को जज्ब कर सके और जज्ब करके उन चश्मों और नालों को चला सके। ये एक हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अब यहाँ पर जब आते होंगे आप हिथरो पे या किसी भी एयरपोर्ट पर, आपने देखा ऊपर से जहाज से जब नजर आते हैं नीचे तालाब होते हैं बहुत से बने हुए यहाँ पे। एक तो वो सेफ्टी के लिए, दूसरा उसका मकसद यही है कि जो पानी आता है, बारिश का पानी या कहीं से भी पानी आता है, वो तालाब जज्ब करते हैं और फिर पानी के जो चश्मे हैं या ट्यूबवेल हैं, ये सिलसिले उससे चलते हैं। लेकिन हमने वहां पर स्कूलों पर भी कब्जे कर लिया, तालाबों पर भी कब्जे कर लिया, मस्जिदों पर भी कब्जे करके हम बैठ गए हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम जो है ना आजाद नहीं हुए। भाई हम इन चीजों से तो आजाद हो गए हैं कम अज कम, और किसी चीज से आजाद हो जाना। देखिए आमतौर पर कहा जाता है कि कहते हैं जी इंडिया ने हमारे लिए ये मिसाल पैदा कर दिए पानी के वगैरह वगैरह। देखिए आमतौर पर पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान का मसला ये नहीं कि पानी की कमी है, यानी मसला मैनेजमेंट ऑफ वाटर है। वाटर को सही तरह मैनेज नहीं कर सकते। अगर वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने डैम बनाए होते, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि तेजी से पानी आता है, वो तूफान ले आता है और बहा कर ले जाता है हर चीज को। अगर प्रॉपर तरीके से उन्होंने पहले डैम बनाए होते मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है, तो वो एक तो पानी उसको रोक सकते तो सैलाब भी ना आते, और वो पानी जो है बाद में इस्तेमाल हो सकता था। तो मुसीबत इसमें होती है कि हमने कोई ना कोई क्या कहते हैं भी बनाया होता, भी फलां चीज का फलां आदमी को इल्जाम लगाना या फलां पानी की मैनेजमेंट का नहीं है। बिजली को आप अंदाजा करें, इस वक्त बिजली पाकिस्तान में उसकी अपनी जरूरत से ज्यादा वफर पैदा हो रही है, बराबर भी नहीं, उनकी जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन बदकिस्मती के बाद इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्ली, ताकि बिजली को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये लोड शेडिंग की जो अजाब है इससे छुटकारा हासिल कर लिया जाए। किसी भी आप डिपार्टमेंट को हाथ लगा के देख इनका यही हाल है हर जगह पे। देखो वही हमारी मुसीबत है, क्योंकि as we say we are not Pakistani, so we have no right to say anything about that, लेकिन unfortunately we are affected by this। हम पाकिस्तान के हर एक सिंगल कदम से हम अफेक्ट हो रहे हैं। चीनी 110 चलेगी, फिर हमारा 110 किलो,
पहले सेंचुरी जब मुकम्मल हुई तो उनका कप्तान साहब आगे सेंचुरी हो गया जी, चीनी की भी सेंचुरी लगा दी उन्होंने, लेकिन अब सेंचुरी से ऊपर जा रहे हैं, सेकंड सेंचुरी के मतलब में डबल सेंचुरी बनाने के मूड में है। इससे क्या मुराद आपकी? मुराद है जनाब कि चीनी जो है इस वक्त पाकिस्तान में 110 रुपए किलो बेची जा रही है। अच्छा, 110 रुपए किलो। तो ये तो फिर क्रेडिट देना चाहिए ना कप्तान साहब को। और जो डाकू था, जो चोर था, जो भाग गया सारे पैसे लेके लंदन बैठ गया, उसके दौर में 55 थी। अच्छा अच्छा अच्छा, जिस नवाज शरीफ के दौर में 55 थी जी। अच्छा। अब इसी आटे का दें, गंदम का दें, चावलों का दें, कोई भी चीज आप टच करें वो डबल प्राइस पर जा रही है इस वक्त। जो नवाज शरीफ के जाने के बाद, उनके हुकूमत खत्म होने के बाद विद इन 2 ईयर, 2 सालों में हर चीज डबल हो गई है। तो देखिए ना इकोनॉमी, लेकिन फिर भी जो है वो कप्तान साहब कप्तान ही हैं, बादशाह हैं। जीडीपी भी माइनस चली गई है ना, वो भी आपको क्रेडिट है ना इसका? क्या क्या ख्याल? उनको माइनस चीजें पसंद होती होंगी। आप क्या ना कह जाते हैं? अब आगे चलते हैं। नहीं चलो भाई, इस पर खत्म करते हैं। आप नहीं कहना चाहते तो हमने देखे जी, कोई लास्ट बात अगर आप कहना चाहें तनवीर साहब के सिलसिले में, कोई राय की। सर मैं तनवीर साहब को इतना ही उनके सिलसिले में जरूर कहूंगा, 2 बातें कहूंगा। पहली बात यह कि तनवीर साहब, आप जिस कौम के लिए अपने आप को अजाब में डाला हुआ है ना, वाह खुदा, ये कौम अभी आजादी के काबिल नहीं है। अच्छा। मैं अपने दिल के पाकर यहीं से बात कर रहा हूँ, शायद मुझे गालियां भी पड़ेंगे इस बात पर, लेकिन एक मैं जिसको हकीकत तस्लीम करता हूँ, मैंने जिंदगी 50 साल इसी में गुजारे हैं। ये आजादी के काबिल नहीं है, इनके लिए अपनी जिंदगी, अपनी जान को मत करो। और दूसरी ये बात है कि तनवीर साहब से इतना जरूर कहूंगा, जब भी उन्हें जरूरत पड़ी, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ इंसाफ ना किया तो यकीन कीजिए कि हम बाहर निकलेंगे। फिर हमें ये ना कहा जाए कि पाकिस्तान बदनाम होता है, आप एम्बेसीज में जाके ये कहते हैं, वो करते हैं, सालें करते हैं। फिर हमें इस चीज से ना रोका जाए कि हम पाकिस्तान को बदनाम, हमें पाकिस्तान की बदनामी से दिलचस्पी नहीं है, हमें अपने उस नौजवान से दिलचस्पी है जो वतन के खातिर यहाँ की आरामदेह जिंदगी छोड़ के वहां जाके डोडियाल में बैठा हुआ है। अच्छा देखिए, एक बात मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुख्तलिफ अलायंसेस में बैठे हुए हैं जी कश्मीर जिसको कहते हैं उसमें भी, और यहाँ पर भी, तो कम से कम आप ये तो कर सकते हैं ना कि आपकी जो टीम है वहाँ पर अलायंस की सूरत में या KNP की सूरत में, तो वो ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद को अप्रोच कर सकते हैं कि देखिए हमारे इस आदमी के साथ ये हुआ है। दूसरी बात यह है कि बरतानिया में भी फॉरेन ऑफिस को रब्ता किया जा सकता है कि देखें जी भी ब्रिटिश सिटीजन है हमारा, तो उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसने कोई बंदूक नहीं उठाई, कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की उसने, तो उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो क्या किसी ने ऐसी सर ये इकदाम किए जा रहे, जो आपने फरमाया ना, ये इकदाम जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के बेस पे फॉरेन ऑफिस का लेटर लिखा जा चुका है। अब उनके जवाब का हमें भी इंतजार है। लेकिन हमें जो इस वक्त खदशा है सर, जो वो है तनवीर अहमद की जिंदगी का, क्योंकि हमें कोई इल्म नहीं है कि वो कहाँ है इस वक्त, उसको कहाँ रखा गया हुआ है, उस पर कौन से फर्द जुर्म आए थे, उसके FIR भी काटी गई या नहीं काटी गया, उसने हर जुर्म क्या किया था जो FIR काटी जाएगी, ना कोई बेरुमती किसी के साथ की, कुछ भी नहीं उसने किया। ये सारी चीजें इन प्रोसेस हैं इस वक्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वो इसी तरह मतलब बाद में जो मुख्तलिफ थे, एक तो थी ना दरिया बचाओ कमेटी, उसी के जरिए तमाम तनवीर अहमद के लिए भी वहां पर बातचीत चल रही है। और अपना राजा फारूक आदर साहब से भी रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आप कुछ करें, चूंकि वो आजाद कश्मीर का बाशिंदा है। लेकिन वो राजा साहब क्या कर सकेंगे। मैं आज सुबह देखा तो वो पुराने चौहान की मुझे कहीं से नजर आ गई, मैं सुनने लगा तो मैं हैरान परेशान हो गया एक बार फिर, यार ये कैसे जुबान इस्तेमाल कर रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक। वो फिर कहते हैं कि हम आज शारग है, या शारगों को ऐसे जबरदस्ती उठा के थोड़ा जोड़ा जाता है किसी के साथ। इतनी बेइज्जती करने के बावजूद, इतने बदकलामी करने के बावजूद फिर कहते हैं जी की जबरदस्ती के कब्जे, जबरदस्ती के प्यार भी कभी हुए किसी के साथ। ये मतलब खैर तो पाकिस्तानियों के लिए तो आम सी बात है ना कि किसी भी सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर की बात उनको नागवार गुजरे तो यानी वो समझते हैं कि उनका हक बनता है, फर्ज बनता है कि हमें वो गालियां दें और जो भी जबान चाहे हमें गालियां न दें, बल्कि जिसको नहीं कहते माँ पहन एक करने, कर दें। माँ पहन एक की थी, इतनी गंदी जुबान उस जवान की है। मैं तो परेशान हो गया सुन के एक बार फिर कि भाई इतनी गंदी जुबान एक मिनिस्टर किसी मुल्क का और दूसरे प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
लेकिन तो इसलिए जनाब ये इंशाल्लाह वो चीजें जो तनवीर अहमद साहब की हैं वो इन प्रोसेस से। लेकिन अफसोस ये होता है कि ना तो उस प्राइम मिनिस्टर पर उसको कोई फर्क पड़ा या उसकी गैरत जागी, ना उस मुल्क जिसके प्राइम मिनिस्टर की इस तरह बेइज्जती की, वहाँ के लोगों को गैरत आई कि वो भी कुछ करें। मैं इसी पर खत्म करता हूँ। बस अब्बास भट्ट साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने थैंक यू डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू जनाब, बहुत सी अच्छी बातें कह दी हैं आपने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा बस जो जल्दी मैं भी भाग के आया, आप भी भागते हुए आए तो हमने शुरू ही कर दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि लोग पसंद करेंगे इसे। एक पिज्जा खुद भी खाना और मेरे लिए भी एक डिलीवर करा दें, ठीक है? मैं पिज्जे का मैं सोचता हूँ उस पिज्जे में क्या चीज है, वो चेक करके टेस्ट करके फिर उसके जो असरात है ना, इफेक्ट्स, वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको भेजूंगा। किसी को तो फायदा हो